दोस्तों, हमारे देश में आबादी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इस बढ़ती हुई आबादी की वजह से बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो आज की कहानी इन्हीं परेशानियों के बारे में है। ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राइटर अपने एक दोस्त के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है बाबू श्यामलाकांत। बाबू श्यामलाकांत बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं। बाबू बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदार भी हैं। लेकिन बाबू श्यामलाकांत लापरवाह बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लापरवाह हैं। कहने को उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर इन्होंने अपने घर में बच्चों की फ़ौज बना रखी है। बहुत सारे बच्चे हैं इनके। दोस्तों, राइटर अब आपको एक किस्सा सुनाएंगे बाबू श्यामलाकांत का, जब वो बाबू श्यामलाकांत के घर पर गए थे उनकी बेटी की शादी में। तो राइटर कहते हैं कि बाबू श्यामलाकांत की बेटी की शादी थी पिछली गर्मियों में। शादी में मुझे भी बुलाया गया था। शादी हरिद्वार में थी। तो हरिद्वार जाने के लिए मैं 15 दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने के लिए पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचकर एक लंबी लाइन लगी हुई देखी। घंटों तक लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा नंबर आया। लेकिन फिर पता लगा कि किसी भी ट्रेन में खाली जगह है ही नहीं। अब दोस्त के बेटी की शादी थी, जाना ज़रूरी था, तो इसीलिए बिना सीट रिज़र्व कराए ही जाना पड़ा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि ट्रेन में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लोग खूब धक्का मुक्की कर रहे थे। हालांकि मेरे पास सामान बहुत कम था, लेकिन इतनी भीड़ में थोड़ा सामान ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने कुली को पैसे देकर सामान को रखवाया। कुली ने मुझे खिड़की से अंदर धक्का लगाकर जैसे तैसे ट्रेन में बिठाया। अगर वो मुझे धक्का मार के अंदर नहीं डालता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। लक्सर जगह पर मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी थी। किसी तरह से खिड़की से बाहर कूदा। बाहर निकलकर मैंने देखा कि पूरी ट्रेन किस तरह से खचाखच भरी हुई है। यहाँ तक कि ट्रेन की छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। मैं ये सोच रहा था कि लोग अपनी जिंदगियां दांव पर क्यों लगा रहे हैं। ट्रेन की छत पर ट्रैवल करने पर क्यों मजबूर हैं। इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रखा है इन्होंने। जैसे तैसे मैं हरिद्वार पहुंच ही गया। स्टेशन पर मेरे दोस्त का बड़ा बेटा दीनानाथ इंतज़ार कर रहा था। दीनानाथ को पढ़ाई पूरी किए हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नौकरी नहीं लगी। मैंने पूछा दीनानाथ से कि अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, तुम वहाँ जाकर मदद क्यों नहीं लेते हो। दीनानाथ ने कहा, चाचा जी वहाँ पर भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहा और पूरे दिन के बाद जब मेरी बारी आई तो अफसर ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम लिख तो लेता हूँ बेटा, लेकिन जल्दी नौकरी मिलने की कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारी जितनी क्वालिफिकेशन वाले हज़ारों लोग पहले से ही इस कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हज़ारों लोग पहले से ही रजिस्टर करवा चुके हैं जो तुम्हारे जितने पढ़े लिखे हैं। जब दीनानाथ ने मुझे ये बात बताई तो मैं सोचने लगा कि जब एक छोटे शहर हरिद्वार में ये हाल है तो न जाने इतने बड़े देश में कितने बेरोजगारों की भीड़ भटक रही होगी। जब मैं बाबू श्यामलाकांत के घर पर पहुंचा तो देखा कि छोटे से घर में सामान ठूस ठूस के भरा हुआ है और बच्चों की भीड़ लगी हुई है। पूरे घर में बच्चे बच्चे। इतनी घिचर मिचर में तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने बाबू श्यामलाकांत से पूछा कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? इतना छोटा घर है, 2 ही कमरे। बाबू बोले, क्या करूं यार, 2 साल पहले इस शहर में आया था और तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में घूमते घूमते जूते घिस चुके हैं। निराश होकर जब पूरी तरह से थक गया तब गली के अंदर सर छुपाने के लिए ये 2 कमरे की जगह ली है। हालांकि शहर बहुत फैल गया है, नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं, लेकिन फिर भी मकान पाने के लिए मेरे जैसे न जाने कितने और लोग भटक रहे हैं। मकान तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन लोगों की डिमांड उससे भी कई ज़्यादा है। और ये सब सिर्फ हमारे देश में बड़ी आबादी की वजह से ही हो रहा है। लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मकान कम हो रहे हैं। इसी बीच बाबू श्यामलाकांत की पत्नी नाश्ता लेकर आई।
बाबू की पत्नी के पीछे 3 बेटियां भी थीं और 2 लड़कों ने पल्ला पकड़ रखा था। कुल मिला के पत्नी के साथ 5 बच्चे कमरे में नाश्ता लेकर आए। बच्चों का जिस्म कमज़ोर और चेहरा पीला था। मैंने पूछा, बच्चे कब से बीमार हैं? क्या डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करवा रहे हो? पत्नी झेप कर बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। मैं हॉस्पिटल गई तो थी, पर आजकल के हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है ना कि मरीज डॉक्टर को मधुमक्खी की तरह घेरे रहते हैं। भला डॉक्टर भी इतनी भीड़ में अच्छी तरह से किस किस को देखे, इतनी भीड़ होती है हॉस्पिटल में। पत्नी आगे कहती हैं कि आजकल तो ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा शहर ही हॉस्पिटल में उमड़ आया हो। समझ ही नहीं आता कि इतनी भीड़ क्यों है। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। मैंने सोचा था कि शादी के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ पर भेजा भी था कपड़े सिलवाने को, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जिस टेलर के पास में भी गया, उसके पास पहले से ही कपड़ों का ढेर था और सभी दर्जियों ने कपड़े सीने से मना कर दिया। पहले ज़माने में तो ग्राहक भगवान हुआ करता था, उसका स्वागत हुआ करता था, लेकिन आज देखो ग्राहक को मना कर देते हैं। कोई काम टाइम पर होता ही नहीं है। कहने को दुकानें पहले से कई ज़्यादा हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के आगे ये सभी दुकानें अभी भी कम पड़ रही हैं। इसी बीच उनके दूसरे बेटे सुमन की आवाज़ सुनाई दी। सुमंत की आवाज़ काफ़ी थकी हुई और झुंझलाई हुई थी। सुमंत ने कहा, माँ, जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर ज़ाया हो गया। राशन की दुकान पर इतनी भीड़ कि लाइन ख़त्म होने को न दे। इतनी देर लाइन में लगने के बाद भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं ये सब सुनकर सोचने लगा कि इन सब की क्या वजह है, क्यों सभी लोग परेशान हैं। मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें हैं, मकान पहले से कई ज़्यादा बन गए हैं और मकान बनते ही जा रहे हैं। आज के नए ज़माने में रोज़गार के अलग अलग नए रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियाँ और बसें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हेल्थ सेक्टर भी डेवलप हुआ है, हॉस्पिटल भी बने हैं, लेकिन फिर भी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कहीं भी चले जाओ भीड़ ही भीड़ है। आखिर ये भीड़ इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी इसका जवाब दे सकता है? घर में बच्चों की भीड़ भले ही अच्छी लगती हो, घर में बच्चों से रौनक रहती है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, उनके रहन सहन की, उनकी शिक्षा की, उनकी ज़रूरतों की व्यवस्था ना हो जाए, ये बच्चों की भीड़ भी दुखनायक बनती जाती है। बच्चों के लिए उनके रहन सहन, उनकी ज़रूरतों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना भी ज़रूरी है। उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, अच्छी जगह चाहिए रहने की। आज हॉस्पिटल में क्यों भीड़ है? क्या कोई जानबूझकर बीमार होता है? क्या इन लोगों को कोई शौक है हॉस्पिटल जाने का? नहीं, जानबूझकर कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। बीमारी तो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से, गंदगी से और दूषित वातावरण से होती है। अगर छोटी फैमिली हो, एनवायरनमेंट साफ़ हो, पानी साफ़ हो और बढ़िया अच्छा खाना अवेलेबल हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेलवे और बस में भीड़ की वजह भी बढ़ती हुई आबादी है। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ के साथ देश का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। बढ़ती आबादी देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे देश के अनुशासन के ऊपर बुरा असर पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। पब्लिक प्लेसेस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। जब आदमी ऑफिस, कोर्ट, हॉस्पिटल या स्टेशन जाता है तो अपना टाइम भी बर्बाद करता है, पैसा भी खर्च करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हो पाता। घर से बाहर निकलते ही आदमी भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी ये तो समझ जाता है कि ये भीड़ बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से है। मुझे अब अपने दोस्त बाबू श्यामलाकांत को इस बढ़ती हुई भीड़ की वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इस परेशानी को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर समय रहते हमारा देश आज भी नहीं जागा और बाबू श्यामलाकांत की तरह बच्चे पैदा करता ही चला गया, परिवार को बढ़ाता ही चला गया, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब वो इस भीड़ में और इस भीड़ में पैदा होने वाली परेशानियों में खो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आईसीएसई के बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।